Hello everyone. Are you very excited to know someone who has cleared SSB, who has got recommended, and who is going to serve the country now? Stay tuned. We are coming alive with a very good interview in Champions. All the aspirants of SSB Plus and all the one who are preparing for SSB. So we are here with one of our very special guest, Akhileshwar here. And Hello. Akhileshwar has qualified NDA 149 and has also got recommended, cleared his SSB. So I would really welcome you here, Akhileshwar, in this stage. And आपको Thank you, Deep, हमारे सारे for व्यूज, हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारे सारे लोगों की तरफ से बहुत वार्म वेलकम। तो अखिलेश्वर, मैं आपसे कुछ फॉर्मल इंटरव्यू, कुछ इनफॉर्मल भी मिक्स सा इंटरव्यू करना चाहूंगी, जिसमें जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको ये पता चल सके कि एनडीए क्या है, कैसे क्लियर करना है, और जो कि वन ऑफ द इंडियाज टफेस्ट एग्जाम एसएसबी माना जाता है, उसे क्या आपको मदद मिली, उस आपने कैसे उसको क्रैक किया, और उस आपकी मदद से वो कैसे हेल्प ले सकते हैं आपके एक्सपीरियंस से। तो चलिए शुरू करते हैं अखिलेश्वर। सबसे पहले मैं आपका एक इंट्रोडक्शन चाहूंगी, स्मॉल इंट्रोडक्शन जो आप हमारे व्यूअर्स को दे सकें। thanks, Dee. It's a pleasure being here. I am Akhileshwar Maurya. I come from Prayagraj district of Uttar Pradesh, and I qualified my NDA in my fourth attempt. Cleared my SSB in my fourth attempt from 34 SSB, Allahabad. ओके, तो अखिलेश्वर, आपके फैमिली बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपके फादर क्या करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है उनका, आपकी मदर, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप एल्डर हो, सिबलिंग्स कितने हैं? प्लीज टेल आवर व्यूअर्स अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। I come from a joint family, and my father is a businessman, but most of my family background is of teaching background. My grandfather, my uncle and aunt, all are teachers, and I have two siblings, one my younger brother and one sister. Both are in class 9th and 11th right now. And about I live with my uncle and aunt only here in Allahabad, and I have done all my schooling from Allahabad only, though my home district is Pratapgarh. It's a neighboring district of Allahabad only. ओके, तो अखिलेश्वर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको कैसे ये मोटिवेशन आया कि आपको फौज में जाना है, आपको एनडीए क्लियर करना है, आपको रेकमेंड होना है और फौज ज्वाइन करनी है। The actually from the starting it was just like कि घर में सभी लोग जो भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं तो वहां पर मम्मी पापा का टीचिंग बैकग्राउंड था, तो हमेशा से वेल ड्रेस्ड होके स्कूल जाना, फ्लैग होस्टिंग करना, इसी सब से इंटरेस्ट और मोटिवेशन था। बाकी इन माय 11th and 12th आई वाज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर माय जेई एग्जाम्स, बट अनफॉर्चुनेटली जब भी उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे 12th में, देन आई शिफ्टेड कि नहीं अब मुझे एनडीए करना है। सो फॉर्मली वहां से प्रिपरेशन बिगिन हुई थी। और मोटिवेशन तो सबके पास होता है, कोई कंट्री के लिए किसी मोटिवेशन नहीं होता, सबके पास होता है। पर एक सीरियस अटेम्प्ट जो है 12th में ही शुरू हुआ था, जब भी 12th अपियरिंग के जेई मेंस में 3-4 मंथ्स बाकी थे, तब फिर ये आ गया नहीं एनडीए के भी एग्जाम है, उसे भी देना है और क्लियर करना है। तो वहां से, क्योंकि व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू अपीयर फॉर एनडीए एंड क्रैक इट, देन देयर एडमिट कार्ड इशू हो चुके थे उस समय। तो फिर मेरा ये था कि अरे बस 3 महीने 2 महीने हैं, और 1 महीना भी नहीं बचा था मेरे पास, 20 डेज अप्रोक्स मैंने गिने थे, 22 दिन। और उसके बाद फिर ये था कि नहीं देना है लेकिन, तो वहां से प्रिपरेशन फेज चालू हो गया था। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के कि आपने कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की थी एनडीए के लिए, नो बट नो। हाँ, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और जैसा कि आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर आपको कंट्री को सर्विस देनी है तो आपको बहुत ज्यादा कहीं आउटसोर्स मोटिवेशन को लेने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं। आप खुद मोटिवेटेड होते हो इफ इट कम्स टू हाँ। अबाउट कंट्री। तो हम्म। अखिलेश्वर, आपने, जैसा आपने कहा कि आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और हम्म।
फिर आपने डिसाइड किया कि आप एनडीए देंगे। तो आपने जैसा अभी मुझे अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने 4th टाइम एनडीए एग्जाम क्लियर या किया, तो आप पहले भी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, कैसा था वो सब कुछ? लाइक प्लीज टेल अस। actually first my first attempt, my age was such that I got my first attempt in my 11th half class only. So at that time we can appear for the written but we can't give SSB. So that time I took it just a practice to know about all the things that come. So I had little experience of giving that exam when I was in 12th. So I don't needed much preparation for written, because once I have given that, the main thing which through which I got into SSB was the call up letter for Navy Tech. I got a call up letter for Navy Tech through my J mains. So after that, no, whole preparation started that I have to give Navy Tech. तभी मुझे पता चला था कि हाँ SSB का इंटरव्यू भी कुछ होता है फॉर्मल, और फिर मैंने वहां से प्रिपरेशन चालू करी थी. तो नेवी टेक आई गॉट स्क्रीन्ड आउट, देन टीएस आल्सो screened out. After that, I got Gandhinagar NDSSB. There also I got screened out finally in my second attempt of NDA here in Allahabad. Then I got recommended. तो मतलब एक ही बार में आपने सीधे छक्का मार दिया, आपने 5 बॉलों हाँ. को डिफेंड किया और छठी बाल में आपने सीधे छक्का मार दिया, राइट? No, सही है। actually, what I was much involved in co-curricular activities in my school. So when I got through the process, no, so I was interested. Nahi, this process is something new that I have to try and go through. Just I wanted to take the experience. That's why I only went for the SSB. So there I was confident that I have done debating, all those activities in my school. So I will get through the first stage. I was a little bit confident, but that confidence didn't work. I got screened out for 3 of the times. So it happens, but yes, I always prepared for all 5 days from the beginning only, because I was interested that wow, 5 day process, it's a long process. So let's go and attempt it. राइट, एसएसबी की ये जो 5 डेज प्रोसेस है, इट्स मोर लाइक अ गेम। तो हाँ. वैसे भी सारे एस्पिरेंट्स या एसएसबी प्रिपेयर करने वाले लोगों को यही लगता है कि इट्स जस्ट अ पर्सनालिटी टेस्ट, आपको अपनी पर्सनालिटी देखनी है और इम्प्रूव करना है। तो अखिलेश्वर, आपके जान पहचान में कोई था क्या जो फौज में रहा हो या अभी भी सर्विंग हो, जिससे No, आप? no. अच्छा, कोई नहीं था। दैट्स अ कोई वेरी नहीं. ग्रेट I was अचीवमेंट। totally from a civil background, but yeah, I knew some of the people here in Allahabad only, uh, but no one that much close to me. When I started my preparation, and that's why I only took coaching also. When I got screened out, then because I was not getting any much colleague involvement that yes, we will do practice side by side. That's why I joined one local coaching here only, Major Kalsi, so that I can get a group, better group. That's why when I got the group here in Major Kalsi, after that we were like home से जा करके prepare कर रहे हैं, GD कर रहे हैं, तो that was a good thing. तो अखिलेश्वर, क्या लगता है आपको कि आपकी कोचिंग ने आपको हेल्प किया या आपने ज्यादा पुश किया खुद को? मतलब हाउ डिड इट अफेक्ट यू? For SSB, I think it's a very much natural process. So just I wanted to make myself aware of all those process, go through the process, and whatever coaching is not such a thing that you should go only. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पैरामीटर्स एनालाइज करने चाहिए. जैसे मुझे पता था कि आई एम नॉट गेटिंग माई कलीग्स, आई एम नॉट गेटिंग द प्रैक्टिस, एक्चुअल ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस. सो मैं कोचिंग में जाके क्या करता था, I used to go into my initial days. So there 2 hours of group discussion before the classes began, and after that, after three also 2 hours of group discussion. So I used to be there in the coaching for those 4 hours only. In between, I used to go to my college. ओके, तो आपने काफी अच्छा इसमें बैलेंस किया। हाँ. अच्छा, तो अखिलेश्वर, आपने जैसे ये 5 दिन का एसएसबी दिया, तो क्या लगता है कि आप पहले स्क्रीन आउट हुए और फिर स्क्रीन इन हो गए? मतलब व्हाट हैज मेड यू गेट स्क्रीन इन एंड आल्सो recommended this time but not the previous one? Actually, what I was not analyzing, that I was lacking in my OIR test. I thought I am good in maths. I will get my OIR done.
no need to practice. And even if I used to have practice now, then also very much critical reasoning questions I used to practice, but that doesn't work. When I got, some of my friends gave me some OIR sample tests. So that was from one could AFPA के वो OIR sets मुझे मिल गए थे. So that was pretty much quite good, similar to the that was given to us in NDA. So with that I practiced one day, just one day before my in the attempt which I got screened in. I was able to analyze, okay, this question I do wrong every time, because that time I analyzed my mistakes. So every time I was lacking in my OIR test, so that I made it very much clear कि this time I will do my OIR best. ओके, तो OIR की आपने काफी प्रैक्टिस की थी हाँ, और yeah, from test कुछ book also I prepared some tests. और कुछ पीपीडीटी में आपको क्या रहा, आपने कैसी स्टोरी बनाई थी, बाकी टाइम से डिफरेंट नरेशन था क्या? हाउ डिड यू मैनेज द ग्रुप? Only one thing I focused, that was to have eye contact with the other group members. When I used to discuss, so it was like that I have to create that eye contact. I never used to talk to a person who was 3, 4 next to me. I just talk to my side by. When I created him with the eye contact, then others will also have your eye contact done. So I didn't start my GD at the very first stage. Okay, gentlemen, I observe 4 people. Let others speak. This was my strategy. Though sometimes it didn't work, but this time it was workable. So I created that eye contact, and when there was a gap, then I started speaking. And after that, the whole GD was mine. Everybody is looking up to me and talking to me, because once you get your eye contact done with with both the sides, because I was sitting on the center table, so when you manage that eye contact, then it's very easy for the discussion. Right. So the saying which says that your eyes are reflection of your personality is the true Yeah. saying, and you use that, right? अच्छा Yes. लगा अखिलेश्वर ये जान के, हमारे बाकी एस्पिरेंट्स भी शायद इस ट्रिक से स्क्रीन इन हो पाए हैं, बिकॉज हम जैसा जानते हैं कि एसएसबी में स्क्रीन इन होना, स्क्रीन आउट होना, इट्स अ वेरी हाँ. अनसर्टेन प्रोसेस एंड नोबडी गेट्स टू नो दैट वेयर दे हैव डन रॉन्ग, वेयर दे हैव डन राइट. तो हाँ. आइए अब आपके पहले दिन से हम दूसरे, तीसरे और चौथे दिन की तरफ बढ़ते हैं. तो आपका ये दूसरा दिन जो कि साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, किस माइंडसेट के साथ आप उठे, क्या शेड्यूल था इस बचे हुए 4 दिन साइकोलॉजी में? आई थिंक कि बहुत ही छोटी मतलब लोग इसे बड़ा बना देते हैं, पर एक्चुअली अगर कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स देखें तो एक नॉर्मल टेक्निक है. जैसे कि जब भी थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट होता है टैट, तो उसमें यही है कि एक जनरल ओपिनियन ऑफ आइडियाज देने, कोई बहुत ज्यादा उसमें वर्क नहीं दिखाना, प्रॉब्लम नहीं दिखानी, एक जनरल स्टोरी लिखनी है और थोड़ी बड़ी लिखनी है, थोड़े स्पीड के साथ मैनेज करना है. तो बस यही था. मैंने पूरे साइकोलॉजी टेस्ट को बस एक बार ही प्रैक्टिस किया था, और उसके बाद मेरा ये हो गया था कि अब मैं इसे जब स्क्रीनिंग होगा तभी करूंगा. उससे पहले मैं इसे प्रैक्टिस नहीं करने वाला. तो लेकिन हाँ, बेसिक आइडियाज मैंने बहुत लिए थे यूट्यूब वीडियोस से, जो भी दूसरे लोग सेलेक्ट हुए थे एसएसबी में, तो उनके देख के मैंने ये गाइड कर लिया था कि टैट में बस यही करना है कि सिंपल नेचुरल लिखना है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस नहीं करनी, या बहुत सोल्यूशंस भी नहीं देने, बस जो आ रहा है. और जब आप 12 स्टोरीज बैक टू बैक लिखते हैं, तो 2-3 स्टोरीज में तो ये सारे आइडियाज वर्क करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं. जो ओपिनियन जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, सब वही लिखा जाता है, तो उसमें कुछ नहीं है. फिर आता है वैट. वैट में हाँ दी. नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करिए, मैं लास्ट में. हाँ, हाँ, वैट वैट में बस मेरा ये था कि जैसे सबने सजेस्ट किया था, नेगेटिव वर्ड्स के लिए प्रिपेयर रहो, और उनके रिस्पॉन्सेज लिखने हैं, उन्हें ओवरकम करते हुए कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, तो बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना है. और फिर ये हमारे जो व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट, फैमिली थिंक्स अबाउट, तो इसमें एक जनरल आइडिया देना है अबाउट योर ओन क्वालिटीज, और फिर उस पर प्रिपेयर रहना है. वो एक जनरल ओपिनियन होता है, वो लिख देना है. हाँ, और ये उसमें जो ऑल थॉट्स ऑफ, क्या होता है, एसडीटी. हाँ, एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन से पहले
सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। हाँ, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में एक चीज ये था कि कंप्लीट सॉल्यूशंस लिखने हैं, और जैसे उसमें एक बेसिक तरह के सिचुएशंस आते हैं जिसमें यू वांट टू प्रिपेयर फॉर डिफेंस बट योर फादर इज आस्किंग यू फॉर इंजीनियरिंग। सो इस तरीके के सवाल में हमेशा ये आई विल मेक हिम अवेयर दैट आई एम गोइंग टू फॉलो डिफेंस, ये एकदम मेक इट क्लियर इसमें सेंटेंसेस देना है, ये चॉइस नहीं देनी है कि हाँ मैं इसे भी करूंगा इसे भी करूंगा, एकदम क्लियर वन गोल ओरिएंटेड होना है उसमें, वो एकदम बेसिक फैक्ट लिख के आना है। तो वो चीज मैंने लिखी थी कि जिसमें भी ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि आप इसे मनवाना चाहते हो ये कुछ और करना चाहता है, तो उसमें जो आपका एक एक चॉइस के साथ जाना है और उसे क्लियरली पूरा मेंशन करके आना है। ये एक बढ़िया था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, इसी चीज का ध्यान दिया था, बाकी तो सब नॉर्मल था। अच्छा, तो अखिलेश्वर, एसडीटी जो था उसको आप प्रिपेयर करके गए थे या आपने वहां पे इंस्टेंटली लिखा? इंस्टेंटली लिखा था एक्चुअली। मैंने क्या किया था, जब भी मुझे अगले दिन साइकोलॉजी टेस्ट देना था तो स्क्रीनिंग वाले लास्ट दिन मैंने एसडीटी लिखी थी अपनी, वहां पर बैठ करके, क्योंकि आप एक रात लिखते हो अगले सुबह वही लिखना, तो सेम आइडियाज आप लिखोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही रट्टा मार के जा रहे हो घर से, पहले से उसमें अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स लिख करके गए हो कि हाँ ये मैं लिख के आऊंगा, ऐसा नहीं। जो और एक स्क्रीनिंग के बाद जो इंसान अपने बारे में लिखता है वो शायद स्क्रीनिंग से पहले वो नहीं लिख सकता। स्क्रीनिंग होने के बाद उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ, और अब मुझे 5 दिन का मौका मिला और मैं यही दिखाऊंगा। तो वो चीज आप पहले से लिख के जाओगे उसका फायदा नहीं है, वो मुझे लगता है कि एक रात पहले कर लो या डायरेक्ट वहां लिखो, वो रिफ्लेक्ट होगा वही होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने अखिलेश्वर, मतलब दिस इज अ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आप में एक बहुत सटल सा चेंज आता है बिफोर गेटिंग स्क्रीन इन एंड आफ्टर गेटिंग स्क्रीन इन। एंड जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी बिकॉज दैट डे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू योर कॉन्फिडेंस। एक और हाँ चीज आपने बहुत अच्छा मिथ बस्ट किया है अखिलेश्वर, जैसे हमारे कोचिंग सेंटर और बाकी जगह पे दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम डालो आप टैट में अपने पिक्चर लिखने वाले हाँ टेस्ट में। बट आपने बहुत अच्छे से कहा कि उसको बहुत ही आप सिंपल वे में लिख सकते हो, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव प्रॉब्लम्स इन एवरी पिक्चर एंड स्टोरी। सो अखिलेश्वर, हमने जैसे कि बात की कि टैट में आप सबसे ज्यादा पिक्चर्स देखते हो, सबसे ज्यादा स्ट्रेनस टेस्ट होता है जिसमें आप एक के बाद एक पिक्चर्स देखते हो, फिर आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो कैसे आपने प्रिपेयर किया था टैट के लिए, एक बार फिर से आप इसको थोड़ा सा डिटेल बताएंगे तो द ऑडियंस विल बी प्लीज। टैट के लिए बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज लिखनी है, एक्शनफुल स्टोरीज लिखनी है, और जो हमने रियल लाइफ सिचुएशंस में फेस किया है जनरली उसी से रिलेटेड स्टोरीज लिखते हैं, तो जल्दी जल्दी भी लिख जाती है और वो एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ जाता है कि जो भी हमारा बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इमेजिनरी स्टोरीज नहीं लिखनी है। तो आपने क्या एक नोशन है कि आपकी हॉबीज जो हैं, आपने रियल लाइफ में जो किया है वो करो, पीआईक्यू से रिलेट करो, तो क्या आपने ऐसी कुछ टेक्निक अपनाई थी? नहीं, ऐसा कुछ टेक्निक्स तो नहीं अपनाया था, पर जनरली जैसे कि मैं घूमना पसंद करता हूँ तो मेरी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज मतलब मेरे अराउंड द प्लेसेस की थी, मेरे शहर की थी, मेरे गंगा ब्रिज की थी, संगम की थी, और कंपनी गार्डन की थी, तो इस तरह से था। पर मैंने ये सब सोचा नहीं था, ये सब एट वंस माइंड में जो आया वही अटेंड किया था। पर अखिलेश्वर, जैसे कि मैंने सुना है कि अगर आप ऐसी स्टोरीज बना रहे हो तो आपका एक बहुत चेकिंग फैक्टर होता है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। तो आप जब अपने अराउंड की अपनी ट्रैवलिंग की स्टोरी बना रही हो तो आपकी ओएलक्यूज कैसे आपने मैनेज किया, कैसे आपको लगता है कि असेसर्स आपकी ओएलक्यूज को असेस कर पाए? ओएलक्यूज में ये है कि जो मैंने स्टोरीज लिखी थी बेसिकली अपने कॉलेज टाइम की लिखी थी, उस टाइम मैं कॉलेज में अटेंड कर रहा था, तो उससे रिलेटेड कि बाहर फ्रेंड्स के साथ जाना, और मैं एनजीओ में भी पढ़ा रहा था अपने कॉलेज के थ्रू, तो फिर उस तरीके की वो अपने आप वाली क्वालिटीज आ गई थी क्योंकि मैं वो सब डेली लाइफ में कर रहा था उस टाइम पर। तो एज सच मुझे कोई बहुत चेंज नहीं लाना पड़ा था, वो डायरेक्ट हो गया था। तो मतलब आपने एक तरीका ये अपनाया हम्म, है कि पहले ओएलक्यूज अपने अंदर आप लेके आओ, उसके बाद आप हाँ अपनी स्टोरीज और बाकी सब में इसको इम्प्लीमेंट हाँ, करो, क्योंकि राइट? मुझे 2 अटेम्प्ट प्रीवियसली भी हो चुके थे, तो फिर ये हो भी गया था कि हाँ ये सब चीजें रियलिटी में भी करनी चाहिए, तभी इनबिल्ट कैरेक्टर आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस तभी आता है।
अखिलेश्वर, वैट के लिए आपने क्या किया? वैट और उसके अलावा हमारे पास होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और फिर आता है एसडी। उसमें आपने कैसे मैनेज किया? वैट के लिए तो ये है कि उसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और वर्ड्स को प्रैक्टिस कर लेना होता है जिससे ऑन वर्ड सेंटेंसेस आ जाएं। और जो उसमें छोटी छोटी रिकमेंडेशंस करी जाती हैं कि नॉट वाले सेंटेंसेस नहीं यूज करने और नेगेटिव वर्ड्स के लिए आपको रिफॉर्म्स या सजेशन देना है, तो उस तरीके से जैसे शार्प टर्न आ गया, शार्प से तो रोड्स के लिए शार्प टर्न पे ब्रेकर बना देना चाहिए, इस तरीके के सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यही सब जो भी नॉर्मल सजेशंस दिए जाते हैं वैट के यूट्यूब लेक्चर्स में, वही सारा मैंने फॉलो करा था, उसके थ्रू वो इजीली हो गया था। हाँ, कभी कभी कोई सेंटेंस जैसे 20 वर्ड्स होते एक पेज में, तो लास्ट के 18-19 वर्ड वो मिस होने लगता है क्योंकि एकदम हाथ कांपने लगते हैं। तो उसके लिए है कि उस वर्ड से रिलेटेड कोई एक वर्ड आता है वही लिख दो, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो आपने और प्रैक्टिस की थी मतलब वैट की? हाँ, और इसमें ये भी प्रैक्टिस करना होता है कि मतलब कोई वर्ड मिस हो गया तो हम सेंटेंसेस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं एक एक, उससे पूरे सेंटेंस का ऑर्डर खराब हो जाता है। तो ये चीज एक पहले से माइंड में सेट करना होता है कि नहीं, मुझे वो चीज का ध्यान देना है, क्योंकि लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं तो ये गड़बड़ सबसे हो जाती है जनरली। तो आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो दे रहे हैं उससे काफी ज्यादा मैं इंटरप्रेट कर पा रही हूँ कि आपने बहुत प्रिपेयर किया था। तो आपने कितनी प्रिपरेशन लगाई थी टैट, वैट, एसडीटी और एसआरटी के लिए? एक्चुअली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये सब चीजों को प्रिपेयर कर चुका था। उसके बाद साइकोलॉजी के लिए मैं बस अपने एसएसबी से 5 दिन पहले एक फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट यूट्यूब में लगा करके प्रैक्टिस कर लेता था। बस वही एनफ होता था, और बाकी सब ऐसे वर्ड्स जैसे जो भी वर्ड्स दिमाग में आए कभी कभी उसे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो मैनेज हो जाता है। अच्छा, तो आपने मतलब काफी ज्यादा जनरल अवेयरनेस दिखाई आप जब वैट अटेम्प्ट कर रहे थे तो। हम्म। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि शार्प रोड टर्न हो सकता है, जो कि हाँ, आपने कभी वो देखा होगा। वो मेरा फर्स्ट बेस्ट एग्जांपल था ये सीखने के लिए कि कैसे हम नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वर्ड सुनते मान हमने इतनी मतलब रियल लाइफ में नेगेटिव वर्ड्स में नेगेटिविटी हमने देखी होती है, तो मतलब कभी उसके सोल्यूशन वाले अप्रोच पर शायद ही गए होते हैं। पर यहाँ से एक चेंज आता है माइंडसेट में भी, उसके बाद चेंजेस होने लगते हैं। तो अखिलेश्वर, आपने एसडीटी कैसे प्रिपेयर किया? क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी? कैसे लिखा, कैसे बनाया? सेल्फ डिस्क्रिप्शन में एक तो मेरे साथ ये था कि मैं बहुत ज्यादा सच बोलता हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्या हुआ था कि जब मुझे लिखना था साइकोलॉजिकल टेस्ट, उससे रात में मैंने प्रैक्टिस किया था वहीं पर बोर्ड में कि एक बार उसे लिख लो याद करके। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सब कुछ याद करके चले जाओ, मैंने वो काम नहीं किया था, पर हाँ एक लिख लिया था कि हाँ एक्चुअली मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि लोग जब पहले से लिखते हैं तो उसके बाद बहुत सारा हमारे माइंडसेट में चेंज आ जाता है प्रिपरेशन के टाइम में। इसलिए मैंने जस्ट एक दिन पहले उसको ओवर थ्रू करके लिखा था और वही चीज मैंने सेम वहां पर लिख दी थी। और बहुत ये नहीं सोचना है कि फ्रेंड्स क्या सोचेंगे या मुझे नेगेटिव फैक्टर्स ही दिखाने, कोई बहुत ये सोच के नहीं लिखना है। जब आप अपने बारे में लिखोगे आप में कमियां हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से आप पेपर पर लिख ही दोगे। उसमें बचाने का या और खुद से एक्स्ट्रा लिखोगे तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाएगा और छुपा तो पाएंगे नहीं। तो इसलिए है कि लिखो, वो जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होगी वो खुद ही सामने आ जाएगा। उसके अलावा आपने क्या बैलेंस करने की कोशिश की थी जिसमें आपने अपने नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को मेजर करके लिखा हो? हाँ, ये थोड़ा सा बैलेंसिंग टेक्निक मैं कहूंगा 10 to 20% यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि मैंने लिखा था आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग, तो उसमें मैं लिख देता था कि बिल्स पे कर देता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे कर देता था, मिल्कमैन को के बिल्स पे कर देता था, न्यूज़पेपर के, ये सब चीजें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। तो ऐसे करके कुछ जगह चीजों को दिखाना पड़ता है और बाकी जगह तो वो नॉर्मल ही था। ठीक है। तो अखिलेश्वर, आपने अभी जितना भी अपना एसआरटी का एसडीटी का बताया, पर अभी भी एसआरटी रह गया है। एसआरटी को आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, ये यहाँ पर मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपको चेंजेस ले आने पड़ते हैं, क्योंकि ये एसआरटी में सिचुएशंस दी होती हैं और जनरली हम लोग जो मेन वर्क होता है केवल उसी पर फोकस करते हैं कि ये मेन प्रॉब्लम मुझे दिख रही, इसका सोल्यूशन कर दिए, और वो इनकम्प्लीट टास्क माना जाता है। तो इसलिए जितने भी टास्क दिए जाएं वो उसमें उसका कंप्लीट सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जनरली टेक हिम टू द हॉस्पिटल, सेंड हिम, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं वहीं पर।
तो उसे फुल कंप्लीट उस सिचुएशंस के साथ, और हम एक्शन क्या कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि इसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं और ये लिखना भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या एक्शन लिया। वहां पर हमें सिचुएशन दी गई और हमें सॉल्व करना है, तो उसमें हमें अपने एक्शंस लिखने हैं कि हाँ, कॉल्ड द एम्बुलेंस, टुक हिम टू द हॉस्पिटल, इन्फॉर्म्ड देयर पेरेंट्स, और उसके बाद फाइनली वेंट टू प्रिपेयर गो फॉर माय कॉलेज, क्योंकि उसमें रहता है कि आप कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो वो अपने फाइनल टास्क से भटकना नहीं है, उस टास्क को भी कंप्लीट करना है। लोग प्रॉब्लम्स में खो जाते हैं और उसका सोल्यूशन में ही चले जाते हैं और फाइनल टास्क भूल जाते हैं। तो ये चीज का बहुत ध्यान देना है। ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भी और जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करते हैं जीटीओ में, उसमें भी काफी हेल्प करता है। दोनों सिमिलर ही हो जाते हैं। तो अखिलेश्वर, जीटीओ का जैसे कि अभी आपने नाम लिया, तो कैसे आपने जीटीओ के लिए प्रिपेयर किया? आपने सेल्फ इंडिविजुअल लेवल पे क्या प्रिपरेशंस की थी, कैसे हाँ, स्ट्रैटेजी बनाई थी? जीटीओ की प्रिपरेशन मेरी खुद से ही थी। तो इसमें पहले तो मैं फिजिकल टास्क को साइड में रख दिया था, क्योंकि वो टास्क एक ग्रुप और एक टीम टास्क है जो कि डिपेंड करता है वहां की सिचुएशंस पर। वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट टास्क है, उसमें हम बहुत ज्यादा चेंजेस, क्योंकि मैंने बहुत कोचिंग में तो किया नहीं था, तो इसलिए मुझे यह था कि वो टीम टास्क है, उसे छोड़ देते हैं। पर जो बाकी के टास्क हैं उसमें मैंने बहुत एडवांटेज गेन किया दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि जो जैसे यहाँ पर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज थी, करेंटली मैं इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। मतलब जो ग्रुप डिस्कशन वाले जितने भी पार्ट्स थे उस पर मैंने अच्छे से वर्क किया कि कैसे इनिशिएटिव लेना है, कैसे ग्रुप में अपनी बातों को बोलना है। और जैसे ग्रुप प्लानिंग में पहले रिटन पार्ट होता है, तो रिटन पार्ट में बहुत एक एक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली 4 ही प्रॉब्लम्स होती है उसमें, और जिसमें कि एक प्रॉब्लम थोड़ी यूजलेस होती है जिसे हमें नहीं सॉल्व करना होता है, और वो 2-3 लोग ऐसे होते हैं ग्रुप में जो कि उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। तो वहां पर कैसे ग्रुप मेंबर्स को मैनेज करना है कि दिस प्रॉब्लम इज नॉट सो इम्पोर्टेंट दैट वी शुड सॉल्व इट, क्योंकि वहां पर ग्रुप में आपको समझाना पड़ेगा। ऐसे बाहर बोलना आसान होता, पर ग्रुप में फिर लोगों को अपने तरफ ले आना और फिर बाद में फाइनल प्लानिंग करना जीटीओ के सामने। तो ये सब चीजों पर मैंने बहुत सारे डिस्कशंस देखे थे ग्रुप प्लानिंग के, यूट्यूब पर वीडियोस, और उससे सीखा था कि कैसे बोल सकते हैं, कैसे आई कांटेक्ट बनाना है। तो ये सारी, और ग्रुप प्लानिंग के रिटन पार्ट में बताना चाहूंगा कि आप टाइम कॉन्शियस रहो, और जो आपका इनिशियल टास्क है उस टास्क को फाइनली जा करके कंप्लीट करो, और टीम का नंबर बताना है और साथ में कितना टाइम लगेगा उस ऑब्स्टेकल को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एकदम मैथमेटिकली स्पीड और टाइम के साथ ये चीज देनी है, और कौन सा व्हीकल आप यूज कर रहे हो वो भी लिखना है। तो अखिलेश्वर, आपने अभी कहा कि आपको ग्रुप के साथ मैनेज करना होता है, तो आप ये कहीं ना कहीं अगर अग्री करें कि आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली वहां पे मेंटेनेंस करना पड़ता है अपने बिहेवियर का लोगों से, हम्म। तो आपको लगता है हाँ, कि पॉलिटिक्स होती है एसएसबी में? नहीं, ऐसा कोई एज सच पॉलिटिक्स नहीं होती, पर ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। आप 5 दिन एंजॉय करने को मिलते हैं, स्क्रीनिंग होने के बाद सब एकदम खुश होते हैं, तो जनरली फ्रेंडशिप हो जाती है और उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वहां पर तो यही है कि वो एट द मोमेंट ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको क्विक रिएक्शन करना पड़ेगा, तो एज सच कोई पॉलिटिक्स का कोई इशू नहीं होता। हाँ, कुछ लोग एरोगेंट जरूर होते हैं, ग्रुप में 1-2 लोग मिल ही जाएंगे, पर दैट इज द थिंग ना, वही तो हमें मैनेज करना है। तो आपने ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे लोग आपकी बात नहीं मान रहे थे, एडमेंट थे, कैसे मैनेज किया इस चीज को? यहाँ पे उसमें जो वो एरोगेंसी का सीन होता है कि वो शुरुआत में ही बोलते हैं, उसके बाद वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई एक लॉजिकल पॉइंट देने लगता, तो जो अदर मेंबर्स हैं, 9 लोग बैठे हुए हैं वहां, वो अकेला नहीं है, तो वो फिर 9 में से 4 तो सुनेंगे, और फिर वो अचानक से ग्रुप शांत हो जाता है। बस हमें उसी शांति का वेट करना और वहां पर अपना रेलिवेंट पॉइंट देना है। ये नहीं कि फिर हम टॉपिक पे बता रहे हैं कि जेंटलमैन वी विल डिवाइड टीम इनटू 3 पार्ट्स, फिर वहां पर सोल्यूशन दो। जब ग्रुप शांत हो गया तो सोल्यूशन पार्ट पर फोकस करना है। और आधे से ज्यादा ग्रुप डिस्कशन में तो सब लोग टीम ही बांटते रहते हैं, पर जब ग्रुप का टाइम बीत रहा है तो मेन पॉइंट पे कि जेंटलमैन लेट अस मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन, ऐसे करके सेंटेंसेस बोल करके मैं सोल्यूशन पार्ट को फोकस कराना, और कितना जल्दी हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है। जैसे
हमारे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुई, तो उसमें मैं ये लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे टॉपिक से। हमने टीम डिवाइड कर ली, फिर भी 4 लोग टीम ही डिवाइड कर रहे हैं अभी तक। तो उन्हें शांत करा के, जेंटलमैन वी हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन। और जितना जल्दी आप अपने ये प्लानिंग खत्म करते हो, उतना ही जीटीओ भी इम्प्रेस होता है कि हाँ इन्होंने खत्म कर दी, चलो फाइनल बताओ, आगे मूव ऑन करो। जीटीओ भी बहुत जल्दी जल्दी कराने के उसमें रहते हैं, तो ये सब चीजों का ध्यान देना है। तो मैं आपकी सारी चीजें जब सुन रही हूँ तो आई कैन ओनली कंक्लूड कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ अगर आपको एसएसबी में रेकमेंड होना है तो। मतलब हाँ आप टाइम में सारी चीजें प्लान करके उसको फिनिश करो। एग्जीक्यूशन विद प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट? हाँ, क्योंकि माइंडसेट क्लियर होता है अगर शुरुआत से सब कुछ सीख के गए हो, और एकदम माइंड में क्लियरिटी होना है। जरूरी नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करें, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हाँ यहाँ मुझे टाइम बताना है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखना है और फटाफट काम करना है। ये चीज क्लियर है तो डरना नहीं है, जाके परफॉर्म करना है। ठीक है अखिलेश्वर, तो ये हमने जीटीओ की बात कर ली। नाउ लेट्स कम टू इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में आपने क्या सोचा था, कैसा लगा आपको जाके? हाउ डिड यू फील? एंड वील टॉक आफ्टर अबाउट कॉन्फ्रेंस एज वेल। हम्म इंटरव्यू इंटरव्यू टोटली तो इंडिविजुअल पर ही डिपेंड करता है कि वो उसे किस फेज में ले जाना चाहता है या किस तरीके से देना चाहता है। दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, कुछ लोग बचने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अटैकिंग होते हैं। और मैं इसमें अटैकिंग मामला हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यूअर इस चीज पर सवाल पूछे, क्योंकि अगर आप उसे खुली सेंटर छूट दे फॉरवर्ड देंगे तो, खेल रहे थे। हाँ, वो उसे खुली छूट देंगे तो वो कहीं भी पूछेंगे। तो इससे अच्छा है खुद ही की बेट डालो, खुद ही इनवाइट करो और खुद ही जवाब दो। थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन मैंने तो यही अप्लाई किया था, क्योंकि जैसे ही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, फ्रॉम वेयर डू यू कम फ्रॉम, होली सिटी ऑफ प्रयागराज संगम बोल दिया, फिर उससे 3-4 क्वेश्चन हो गए। हाँ, उसके बाद जैसे ही फैमिली के बारे में पूछा, कम फ्रॉम जॉइंट फैमिली, तो जैसे ही जॉइंट बोल दोगे, फिर कोऑपरेटिव, तुम अपने फ्रेंड्स के प्रति कितने कोऑपरेटिव हो, ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। फिर करंट अफेयर, आई एम इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स, न्यूज सुना दी। अब करंट अफेयर्स बोलना है तो उसके लिए न्यूज प्रिपेयर करके जाना है बस। और जो रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत एसएसबी में जा करके भी अगर वेब सर्फिंग कर ली तो वो काम हो जाता है। इतने ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछते नहीं है, दो दो न्यूज पूछते हैं, उसे बता दो तो हाँ करंट अफेयर्स अच्छा हो गया। तो इस तरीके से मतलब मैंने खुद ही प्लान किया था कि किस पर क्या चीज पूछेंगे। और जैसे कि अब मैंने हॉबीज भी ऐसे ही कुछ बताया था, ट्रैवलिंग बता दिया, तो अब अपने शहर के बारे में सब कुछ पता करके गया था। और मेरे सिटी का नाम उम चेंज हुआ था, तो वो सब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसे देख लिया था। पॉपुलेशन देख लेना, गवर्नर, जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं उसे, वो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होती है ऑफिशियल, उसमें सारी हिस्ट्री और सब कुछ खुद ही होता है। लोग ये ऑफिशियल वेबसाइट्स यूज नहीं करते, पर उसमें एकदम डिस्क्रिप्शन में आसानी से दिया होता, पॉपुलेशन, रीजन्स कितने हैं, वो सब चीजें। और अगर आप, मेरे टाइम में शायद कोई इलेक्शन कुछ कैंसिल हुआ था, बाई इलेक्शन टाइप का, तो वो चीज मैं देख के गया था, वो उन्होंने पूछ लिया था। क्योंकि मेरी सिटी भी और इलाहाबाद सेंटर दोनों ही सेम था, तो सर को बाहर का भी एटमॉस्फेयर का पता था, तो वो एक अच्छा अवेयरनेस रहता है। अच्छा, एक चीज आपने कही इलाहाबाद, विच इज प्रयागराज, और अगर हाँ प्रयागराज का जिक्र होता है या उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो पॉलिटिक्स जरूर साथ में अज्यूम की हाँ, उन्होंने जाती है। तो पूछा तो क्या था आप कि ये उससे? कौन, हाँ, कि कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स क्यों कहते हैं। तो हाँ, पॉलिटिक्स। और खुद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी पॉलिटिक्स को क्यों बंद कर दिया गया, क्यों छात्र संघ बंद कर दिए। तो फिर उसके, वो तो एक पर्सनल था और वो उस पर मैं प्रिपेयर्ड था, उस पर एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ कि सर ये प्रॉब्लम्स होती, ये एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं हो पाता, और साथ में जो सिटी है उसके भी प्रोग्रेस में काफी डिफरेंस आ जाता है, इसलिए बंद कर दिया तो सही कर दिया। जो काम कर दिया गया उसके अगेंस्ट में बोलने का ऐसे, हाँ, जब कोई काम एकदम एक्सेप्शनली खराब किया गया है तो ही बुराई करनी है। वरना क्या है, अगर कोई टास्क कर दिया गया है तो वो अच्छा होगा तभी किया गया है, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ही ज्यादा दिखाने हैं। तो ये आपका इंटरव्यू था अखिलेश्वर, और लास्ट में एक बहुत फॉर्मेलिटी की जाती है हर इंटरव्यू में, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? तो क्या लगता है आपको, आपने नो, कैसे इस नहीं, चीज को लिया और मैं क्या अपने आप आंसर में किया? खुश हूँ और एनवायरनमेंट देख के एसएसबी का खुश हूँ, मुझे कुछ पूछना नहीं है। वहां अच्छा। पर बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन मैंने जस्ट कुछ भी नहीं पूछा था। मैंने जीटीओ में जरूर मैम से पूछा था, क्योंकि उस समय मैम यूपी की थी, उन्होंने बताया था, और उनकी ऑडी की गाड़ी जेएनके की थी, तो बस इतना ही पूछा था कि मैम आपकी जेएनके की क्यों है। और मैम ने आंसर क्या दिया? मैम ने बोला यू ओनली फाइंड आउट। अच्छा। तो फिर, तो हाँ, तो फिर आपको वहाँ आंसर कॉन्फ्रेंस अभी में भी बता, नहीं मिला? सॉरी। हाँ, कॉन्फ्रेंस में बता दिया था फिर उन्हें क्यों उन्होंने जेएनके से खरीदी है।
उसमें टैक्स रिबेट मिल जाता है, इसलिए उन्होंने जेएनके से खरीद लिया। तो कॉन्फ्रेंस में चलते हैं अखिलेश्वर। अब कॉन्फ्रेंस आपका कैसा था? कैसे थे आपके वो वेटिंग टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट कैंडिडेट टू यू एंटरिंग द हॉल? व्हाट वाज द जो इम्पैक्ट देयर? हाउ वर यू फीलिंग दैट उस डे? समय तो एक एक सेकंड फील होता है, वो मिनी सेकंड में फील होने लगता है, लेकिन हाँ, जो भी 3 to 4 मिनट्स वेट किया होगा उसके बाद गया था। तो उसमें तो कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने थोड़ी प्री प्लानिंग मतलब डे के रिजल्ट से पहले कर ली थी, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ नॉर्मल ही गया था मेरा, तो बहुत एक लगता है कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो फिर ये था कि अब कॉन्फ्रेंस में क्या करना है, तो फिर ये था कि मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि व्हाट डिड यू एंजॉयड हियर द मोस्ट, या आपने क्या सोचा। तो इसका आंसर मैं खुद से प्रिपेयर करके गया था, वही जो शेप के मिरर लगे होते उसमें लिखा होता एम आई स्मार्ट। तो वो मैं प्रिपेयर करके गया था कि एम आई स्मार्ट, तो यस आई एम। और फिर दिस टाइम आई हैव गॉट स्क्रीन सो आई विल फाइनली गेट रिकमेंडेड। तो उन्होंने पूछा भी था, तो मैंने यही बोला था कि बेस्ट पार्ट यही था जो कि मैंने देखा, मिरर्स लगे हुए थे। जनरली घर में भी मिरर देखते, पर ऐसा कभी मिरर नहीं देखा कि हाँ एक पॉजिटिव मोटिवेशन आए, तो ये बोला था। और तो बाकी यही था। हाँ, इंटरव्यू वहाँ कॉन्फ्रेंस में ये था, क्योंकि जैसे मेरा ये उन्होंने पूछा था कि फ्यूचर प्लान्स को लेकर काफी वरीड थे सर लोग कि आगे क्या करना चाहते हो, तो उस पर एक स्टैंड लेना होता, क्योंकि मैं ये एजुकेशनल कोर्स कर रहा था, बीएससी ऑनर्स है मैथमेटिक्स से। तो फिर मैंने अपने टीचिंग करियर ऑप्शंस के बारे में बताया था, तो उस पर वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे। तो वो चीज जो आप गोल परसू कर रहे हो करेंटली, उस पर थोड़ा ज्यादा पूछना, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, पर कॉन्फ्रेंस में अचानक से ही कि टीचर बनोगे, प्रोफेसर कैसे बनोगे, कौन सा एग्जाम देना होगा, क्या एलिजिबिलिटी होती, काफी आगे तक पूछा था। तो वो जो करंट गोल्स हैं उनको थोड़ा ध्यान देना होता है। मतलब माइंड में क्लैरिटी चाहिए कि आप आगे करना हाँ क्या चाहते हो, एंड लव फॉर हाँ दैट पैशन, राइट? हाँ। तो आपने कुछ ऐसे फॉल्स पैशंस दिखाए थे क्या अखिलेश्वर की नहीं नहीं फौज ही है सब कुछ, या फिर इसके बिना तो कुछ नहीं? या आपने उसको सटल वे में लिया था कि फौज में इंटरेस्ट है बट ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? हाउ डिड यू मैनेज? मेरा तो शुरुआत से यही था कि मतलब फौज में एवरी इंडियन, एवरी जो भी है, सबको फौज से लगाव तो होता ही होता है। पर ये दिखाना कि हाँ हम फौज के लिए बने हैं और एकदम मर मिट जाएंगे, ये स्टैंड मेरा नहीं है। तो मेरा ये था कि एक नॉर्मल अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने रिटर्न निकाल लिया, तो चलो अटेम्प्ट करके आते हैं। और मुझे ये प्रोसेस से गुजरना था। मैं बचपन में बहुत सुना था, क्योंकि बचपन में पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये 14 दिन का होता है। तो फिर वो अचानक से था कि नहीं, ये सुना है बचपन में कुछ होता है जिसमें स्टे करना होता, तो जाके स्टे करके फील करके आना है। तो उस हिसाब से गया था, इसीलिए तो मुझ पर ज्यादा क्वेश्चन मेरे करियर ऑप्शंस पर हुए थे, क्योंकि मैंने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी बताया था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लाइफ गोल्स क्या हैं, तुम क्या करना चाहते हो, ये तो हम तुम्हें बाहर कर देंगे तो क्या होगा। तो फिर ये उन्होंने बहुत पूछा था कॉन्फ्रेंस में, बेसिकली इस पर मुझसे काफी क्वेश्चंस हुए थे। ठीक है। तो अखिलेश्वर, ये हमारा कॉन्फ्रेंस वाला हो गया पार्ट। इसके बाद मैं आपसे मेडिकल पे आऊंगी। तो कैसा लगा आपको रेकमेंड होने के बाद अपने मेडिकल की जर्नी में आके? रेकमेंड होने के बाद तो बस अच्छा ही होता, उस दिन तो सबसे कॉल्स पर बात होती है। पर हाँ ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन डेट 15 अगस्त था, तो वो मेरे लिए एक अच्छी बात थी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन था। और फिर मेडिकल्स में बहुत सावधानी से बहुत ज्यादा खेल कूद नहीं करना है कि हाँ इंजरी कर ले रहे हैं। और जो भी प्रोसेस है उससे अवेयर रहना है। ऐसा नहीं, जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमारा बीपी का टेस्ट होना है, हमारा जो छोटे मोटे टेस्ट है, क्योंकि सबको ये लगता है कि रिकमेंड हो जाओ तो एकेडमी पहुंच ही जाएंगे। पर उसके बाद एक अलग चैलेंज शुरू होता है। अब हमारे साथ इतने सारे लोग थे, सबको बीपी के टीआर मिल गए, क्यों? क्योंकि वो अचानक से बोला गया बीपी टेस्ट होगा, अब सबके बीपी हाई हो गए। तो वो सब चीजों से थोड़ा अगर पहले से पता रहता है तो रिलैक्स रहता है, या उसके लिए जो भी छोटे मोटे मेजर्स होते हैं नॉर्मल तरीके, उन्हें अप्लाई करना है। अब ये नहीं कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ कुछ जब तक माइंड में क्लियरिटी होती है तो इंसान पेशेंस के साथ चीजों को फेस करता, आगे निकल जाता। पर जहां वो अनक्लियरिटी आ जाती है, या जहां कुछ तुरंत पता चलता है, फिर वहां थोड़ा रिएक्शन गड़बड़ हो जाता है। तो वो चीज नहीं करना है, अवेयर रहना है। क्योंकि हम रिकमेंड हो जाते हैं उसके बाद काफी टाइम होता है, पहले ही दिन मतलब जब तक फॉर्म्स वॉर्म भरे हो जाते हैं, हर सब कुछ मेडिकल्स का यूट्यूब में दिया हुआ है, सारे टेस्ट देख लो, पता कर लो कहाँ पर क्या गलती नहीं करनी है। अब जैसे आई का ही टेस्ट होता है, कलर विजन का टेस्ट है, अरे एक बार पता है कलर विजन का टेस्ट, गूगल में डाल दो कलर विजन टेस्ट, करके देख लो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तो मुझे आता है।
तो ये चीज थोड़ा रहना अवेयर रहना है मेडिकल टेस्ट के बारे में भी। ये नहीं कि अब तो हम रिकमेंड हो गए, अब तो हमें एकेडमी जाने से कोई रोक नहीं सकता, ये फील रिकमेंडेशन के बाद नहीं आना चाहिए बस, और तो सब अच्छा होता है। तो अखिलेश्वर, आपने ये तो बहुत अच्छा बताया कि आपको हर एक छोटी मोटी चीज से अवेयर होना है। अब हाँ। मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या चेंजेस देखते हैं बिफोर गिविंग एसएसबी, आफ्टर गिविंग एसएसबी, प्लस गेटिंग स्क्रीन इन, प्लस गेटिंग recommended, हाउ दिस अखिलेश्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन? सो जब मैं मुझे एसएसबी के बारे में पता भी नहीं था, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट था और केवल किताबें मेरी लाइफ थी, और कुछ चुनिंदा दोस्त। और उसके बाद फिर फर्स्ट स्क्रीनिंग में भी मैं कुछ वैसा ही गया था, बस साइकोलॉजिकल टेस्ट मेरा प्रिपेयर था और बोलने वाला पार्ट प्रिपेयर था, क्योंकि मैं बहुत डिबेट्स वगैरह में पार्ट लिया हुआ था। पर फर्स्ट स्क्रीन इन स्क्रीन आउट, सेकेंड स्क्रीनिंग में भी स्क्रीन आउट हो गया। उसके बाद फिर सेल्फ एनालाइजेशन वहां से चालू हुआ। तो फिर ये हुआ कि उसी समय फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, फिर बाहर घूमना फिरना, फ्रेंड्स, फिर लगा ही नहीं और दोस्त बनाने चाहिए, तो फिर और सोशल कल्चर, मतलब जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनसे मिलना, वो क्या कर रहे हैं करेंटली, मतलब फिर काफी कुछ हुआ, केवल एसएसबी को लेकर के ही नहीं, क्योंकि एसएसबी सिखाता ही ये चीज है कि आप कैसे बाहरी दुनिया को देखोगे, सीखोगे। एसएसबी निकालने के लिए मैं कहूँ कि मैं चेंज लेके आया तो ये नहीं, मुझे पता था कि हाँ मुझे इसी बहाने, मतलब एक होता है ना पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि हाँ पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो थोड़ा इससे ये भी मिलता है कि हाँ बच्चे को यही करना है तो इधर उधर बाहर जाने दो, तो घूमने के भी चांसेस मिले, काफी एक्सप्लोर किया। जहां जहां एसएसबी घूमने जा रहा था, मैं बैंगलोर गया था, बहुत सिटी तो बहुत महंगी है, पर मैं 5 दिन पूरा स्टे कर गया था। भले मैं पहले दिन स्क्रीन आउट हो गया था, 4 दिन वहां के डिफरेंट पार्क, डिफरेंट मेट्रो स्टेशन, मॉल, सब कुछ घूम के आया था। गांधीनगर गया, वहां पर भी, अहमदाबाद घूम के आया, गांधीनगर भी घूमा, फिर 3 दिन अहमदाबाद भी रुका, उसके बाद आया था। तो एक्सप्लोर किया, वही सब चीजें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेकर के आती हैं, और वो बहुत पर्सनैलिटी में चेंज है। अब तो काफी ज्यादा है, फिर रिकमेंड हो गया तो फिर और भी हो जाता है कि हाँ एक अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि पहले पूरे 12 साल पढ़ते ही होते हैं, तो फिर एक छोटी सी सक्सेस भी मिल जाती है, तो वो होता है कि हाँ अब लगता है कि हाँ कुछ तो पढ़ा है, कुछ किया है, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो ये सब तो है। तो भ्रमण से मिटे भ्रम, और आपने घूम घूम के सारा कॉन्फिडेंस ले लिया, राइट? हाँ, बहुत लिया है, बहुत, मतलब ये इतने, वो लास्ट ईयर इतने घूमे हैं, मेरे गूगल मैप्स में 76 सिटीज विजिटेड हो गया था। और हम दिल्ली में मिले भी थे अखिलेश्वर, आप काफी टाइम तक वहां हाँ। स्टे कर रहे थे और मैं आई थी हाँ, अपना मेडिकल केयर करने। दिल्ली तो बहुत 3 महीने स्टे किया है। मैंने स्टे किया है। और उसके पहले भी हम इलाहाबाद में साथ थे जब हम दोनों का मेडिकल चल रहा था, राइट? हाँ। हाँ, बहुत इनिशियल्स में काफी है, वो 10 दिन, और हमारे तो एक्सटेंड हो गए थे छुट्टियों के कारण से 3 डेज, और भी अच्छा वो मिला था, छुट्टियां हो जाए तो क्या ही करना है, आराम से स्टे करो और लोगों के साथ। वहां पर काफी सारे लोग मिलते हैं, और डिफरेंट उससे मिलते, केवल अपनी बैचमेट्स नहीं होते, जैसे कि आप ही सीनियर हैं, आपसे इंटरेक्शन है, ऐसे ही कई सारे सीनियर्स हैं जो कि मिले, उनसे इंटरेक्शन हुआ। फिर वो सब सीडीएस एंट्री काफी सपोर्टिंग होते हैं, क्योंकि आप एकेडमी जाओ या ना जाओ, पर उनसे कांटेक्ट में रहना, अभी भी जो एकेडमी में है उनके कॉल्स आते हैं, मिड सेम ब्रेक में आए थे, होली में आए थे, तो वो सब अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि एक दूसरा ही एनवायरमेंट मिल जाता है, दूसरा कल्चर के लोग मिलते हैं, तो वो अच्छा एक इम्पैक्ट हो जाता है पर्सनैलिटी पर भी। तो रिसेंटली अभी एनडीए का रिटन एग्जाम हुआ है अखिलेश्वर, हाँ। और काफी हाँ, सारे बहुत बच्चे। चेंजेस हैं, मेरिट ने 149 कोर से अभी में बहुत चेंजेस हैं। ओके, तो और अभी मेन मेन चेंज तो इसमें ये है कि यहाँ पर अब काफी क्वेश्चंस को घुमा के, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। जो चीजें न्यूज में थी, जैसे न्यूजीलैंड वाज इन न्यूज, तो उसके कोई आइलैंड दे करके कंट्री का नाम पूछा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट पूछ लेते कि ये आइलैंड क्यों फेमस है या किस रिसेंट एक्टिविटी में पार्ट था। पर आइलैंड दे करके वो किस कंट्री का आइलैंड है या उसका कैपिटल क्या है, ऐसे करके असर्शन रीजनिंग काफी पूछी, तो थोड़ा तो लेवल बढ़ाया है। और मैथ्स में लोगों को वर्क करने की जरूरत थी, जैसे पहले लोग क्या करते थे, कट ऑफ तक का क्लियर कर लो, जीएस आसान आती कर लेंगे, पर इस समय क्या हुआ, जीएस भी थोड़ी सी टफ आई, टफर साइड रही, और मैथ्स में भी क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो गए, तो वहां से लोगों को हेल्प कम मिली। तो ये सब चेंजेस हैं, और चेंजेस से अडेप्ट करना है, कोई एग्जाम धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, उसके लेवल्स बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से सबको चेंज करना है।
तो आप एसएसबी के लिए सारे जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इस चैनल को, उसको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे एज एन एडवाइस? एसएसबी फेज के प्रिपरेशन में जब भी आओ, अपनी पर्सनैलिटी को एक पेज पे लिख लो, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और फिर उसे धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करो। एसएसबी की वजह से ही लाओगे फ्रूटफुल फ्यूचर आउटकम्स, दूर तक की सोचो। और रिजल्ट्स तो एसएसबी के हमेशा ही सरप्राइजिंग होते हैं, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कॉन्फिडेंटली देना है, और वो बहुत चेंज लाता है, चाहे आप अकेडमी पहुंचो या ना पहुंचो। तो ठीक है अखिलेश्वर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, and I would like to wish I would like to suggest you to wish all our aspirants with, you know, their life may filled with good surprises, a lot of recommendations and plus sign. I wish you the same as well, Akhileshwar, and hopefully you will थैंक यू। wear and don a uniform soon or later in your life, but surely you will. So फिर से मिलते हैं अखिलेश्वर, अगर कभी थैंक किसी यू। मेडिकल में टकराना हुआ। थैंक यू सो मच फॉर पहनना या कमिंग। ना पहनना वो पार्ट नहीं है, पर डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो जरूर करके जाएंगे लाइफ में, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है। बिल्कुल। थैंक यू तो दी। आपको इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और हमारे सारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, साथ ही साथ टिप्स देने के लिए थैंक्स। होपफुली टू सी यू एंड कोलैब विथ यू सून। थैंक यू थैंक यू अखिलेश। दी। थैंक यू।